नमस्कार, आप देख रहे थे भूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी। उत्तराखंड की जीएसडीपी में आया 1.5 गुना का उछाल। प्रति व्यक्ति आय में भी हुआ इजाफा। 9 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में पहली बार टूटेगी परंपरा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पेश होगा बजट। विपक्ष उठा रहा सवाल, मुद्दों से भाग रही सरकार। उत्तराखंड के शहरों में स्ट्रीट लाइटों का 80 करोड़ का बिजली बिल बकाया। वसूली के लिए यूपीसीएल ने दिखाए सख्त तेवर। बकायेदार निकायों को भेजे जा रहे नोटिस। और नैनीताल जिले में पर्यटन विभाग ने किया 31 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त। दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर हुई कार्रवाई। बिना रजिस्ट्रेशन के सील होंगे होमस्टे। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। आगामी 9 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए नियोजन विभाग की ओर से तैयार की गई आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। उससे पहले ही नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में राज्य की जीएसडीपी का आकार 2.54 लाख करोड़ का था, तो बढ़कर अब 3.81 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। प्रति व्यक्ति आय, उद्योग, स्टार्टअप और बिजली उत्पादन समेत कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हुई है। प्रमुख सचिव ने कहा कि 2022 में राज्य में बड़े उद्योगों की संख्या 107 थी, जो अब 128 हो गई है। पहले तो जीएसडीपी ग्रो कर रही है, हमारी अच्छी ग्रोथ रेट है और नेशनल ग्रोथ रेट के बराबर की ग्रोथ रेट है। 7.2% है 25-26 का। 26-27 के लिए हमने 8.2% का फोरकास्ट भी किया है। जो एडिशनल स्पेंडिंग की आपने बात करी है, एडिशनल स्पेंडिंग ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इनको फोकस में रखते हुए करना चाहिए। और टूरिज़्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं, जो 10,000 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंडिचर, तो देन हम 13% रेट पर भी ग्रो कर सकते हैं। कर्ज का जिक्र भी इसमें हमने किया है कि जो स्टेट्स पे है उसको लेकर के कुछ डिटेल में बताइए। हमारे जो पब्लिक डेट है वो मैनेजेबल लिमिट्स में है, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। बल्कि मैंने एक जिक्र ये भी किया था कि हमें और कर्ज लेना चाहिए जो कि हमें हमारे ग्रोथ में हेल्प करेगा। कर्ज जब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लेते हैं तो बैड डेट माना जाता है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आपने सड़क बनाया, अगर आपने बिजली की परियोजना बनाई, अगर आपने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का परियोजना बनाया है, तो ये इन्वेस्टमेंट है जो कि इवेंचुअली हमारे जीएसडीपी के फिगर्स में दिखाई देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार आ रहे हैं, जहां बड़ी रैली का आयोजन होना है। पिछले 2 टर्म से सत्ता में रहने वाली बीजेपी तीसरे टर्म की वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर अमित शाह की रैली के लिए हरिद्वार को ही क्यों चुना गया है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं कि आखिर इसके पीछे की गणित क्या है। रिपोर्ट देखिए। 7 मार्च को अमित शाह का हरिद्वार दौरा। मिशन 2027 का शंखनाद करेंगे शाह। शाह की रैली के लिए हरिद्वार ही क्यों? क्या है शाह की रैली का हरिद्वार कनेक्शन? 7 मार्च को अमित शाह हरिद्वार आ रहे हैं। यहाँ बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 टर्म से सत्ता में रहने वाली बीजेपी तीसरे टर्म की वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी नेता मानते हैं कि रैली नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट है, जो नेताओं की जनता और कार्यकर्ताओं के बीच कितनी पकड़ है, इस बात का आइडिया दे पाएगी। देखिए, हरिद्वार में रैली है, मैं कहूँगी कि कमज़ोर नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपनी लोकसभा को अच्छे भारी अंतर से वहाँ जीत कर आए हैं। तो विधानसभाओं की सीटें ज़रूर कम हो सकती हैं, तो उन सीटों पर कैसे फोकस किया जाए वो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी रणनीति बना ही रही है। पूरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी मिलकर और पार्टी के संगठन, हमारे संगठन मंत्री जी और पूरी टीम मिलकर इसको तय कर रही है कि किस प्रकार से हम लोग वहाँ पर भी जो सीटें पूरे प्रदेश
प्रदेश भर में जो हम नहीं जीते हैं उनको कैसे हम जीत पाएंगे, कैसे वहाँ के जो विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। जैसे पार्टी, मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी जब जाती है चुनाव में तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है, तो क्या उन जो ऑपोजिशन के विधायक हैं, क्या वो लोग भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे? ये मुझे लगता है कि ये विषय आपको ज़रूर ऑपोजिशन से पूछना चाहिए, कांग्रेस से पूछना चाहिए, या जो भी और पार्टीज के जो विधायक हैं उनसे पूछना चाहिए। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि अमित शाह की रैली के लिए आखिर हरिद्वार को ही क्यों चुना गया। तो चलिए आपको इसके पीछे का गणित समझाते हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार से बीजेपी बुरी तरह से हारी थी। राज्य की सत्ता में लौटने के बावजूद हरिद्वार में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और 11 विधानसभा सीटों में से पार्टी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने हरिद्वार में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा, लेकिन पार्टी की असल परीक्षा अभी विधानसभा चुनाव में होनी है। इसीलिए बीजेपी ने हरिद्वार पर खास फोकस शुरू कर दिया है। हाल ही में हुई पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में हारी हुई सीटों पर फोकस करने का फैसला लिया गया। यही कारण है कि पार्टी ने सबसे पहले हरिद्वार को चुना है। सरकार के 4 साल पर आयोजित होने वाले जश्न के कार्यक्रमों की शुरुआत भी इसी रणनीति के तहत हरिद्वार से की जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2022 में भले ही कांग्रेस को हार मिली हो, लेकिन इसके बावजूद हरिद्वार से कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस रही। नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल के नेता आते हैं। अमित शाह जी भी आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनको आने का अधिकार है। लेकिन लोग जो है भाजपा से और सरकार से बहुत आहत हो चुके हैं। आज हालात आपके सामने है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, और इसके साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक है, वो लोग परेशान है, किसान आत्महत्या करने का काम कर रहा है। हालात बद से बदतर हैं और लोग जो है निश्चित रूप से चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर बदलाव हो। बीजेपी जहां हरिद्वार में 3 सीटों पर सिमट गई, तो वहीं हरिद्वार से 5 सीटें कांग्रेस की झोली में गई। यही कारण है कि बीजेपी हरिद्वार की हारी हुई सीटों पर 2027 में किसी भी तरह जीत हासिल करने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर चुकी है, जिसका उदाहरण अमित शाह का 7 मार्च को होने वाला हरिद्वार का दौरा है। चुनावी साल में क्या सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है? क्या सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है? ये तमाम सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में घूम रहे हैं और वजह है परंपरा का टूटना। एक तो सिर्फ 5 दिनों का सत्र और दूसरा राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद ही बिना चर्चा के बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या विपक्ष के सवालों से सत्ता पक्ष बचता हुआ नजर आ रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या विपक्ष के सवालों से भाग रहा सत्ता पक्ष? क्या सरकार के पास विपक्ष के सवालों का नहीं है जवाब? पहली बार टूट रही परंपरा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पेश होगा बजट। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू हो रहा है, जो 13 मार्च तक चलने वाला है। यानी कि सिर्फ 5 दिन ही सरकार गैरसैंण में रहने वाली है और इस बार तो हमेशा से चलती आ रही परंपरा भी टूटने वाली है। इस बार उत्तराखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही बजट पेश किया जाएगा, यानी कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब इसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है। सरकार विधानसभा सत्र से भागना चाहती है और विधानसभा किस तरीके से संचालित होती है, कार्य मंत्रणा इसको तय करती है। लेकिन सरकार ने सत्र की अवधि भी तय कर ली और राज्यपाल का अभिभाषण उसी दिन जो है आप जो है बजट को भी प्रस्तुत करने का काम करें, तो फिर भाई कार्य मंत्रणा क्यों बना रखी है? मुझे विपक्ष ये बताया कि वो भी सत्ता में रहे, कभी 21 दिन का सत्र लाए क्या? वो सिर्फ इतना बता दें। मैं 21 दिन की बात छोड़िए, 11 दिन लाए, इतना बता दें। वो मतलब अपने जब टाइम पे तो आप की जो अवधि है सत्र की लगभग ऐसी रही है, ठीक है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अपने यहाँ अवधि इतनी और दूसरे के लिए आप निकाल रहे हैं उसमें मीन मेक।
जी हाँ, बजट को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो अभी तक टेंटेटिव प्रोग्राम है, बाकी तो कार्यमंत्रणा समिति में तय होगा, लेकिन टेंटेटिव ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन स्थगित होगा। स्थगित होने के बाद जो परंपरा रही है, विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ती हैं हाउस के समक्ष, तत्पश्चात फिर सदन अर्जन होता है और उसके बाद जो हमारे बजट को विधानसभा के पटल पर पेश करने का भी एक टेंटेटिव कार्यक्रम है। बता दें कि विपक्ष पहले से ही बजट सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाता रहा है। इस बार भी सिर्फ 5 दिनों का ही सत्र रहेगा। अब सवाल ये है कि चुनावी साल होने के कारण सत्ता पक्ष के पास सवालों की लंबी फहरिस्त आने वाली है, लेकिन महज 5 दिनों में भला कितने सवाल लगाए जा सकते हैं? हर विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछना चाहता है, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ 5 दिनों में सभी विधायकों को सवाल पूछने का मौका मिल जाएगा? सवाल ये भी है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आखिर गैरसैंण में समय बिताने से क्यों भागते हैं? चुनावी दौर में हर राजनीतिक दल गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने या वहां से सरकार चलाने की बातें करता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकारें वहां केवल रस्म अदायगी के लिए सत्र करने ही आती है। साल 2014 से लेकर 2025 तक का ऐतिहासिक आंकड़ा गवाह है कि पहाड़ की भावनाओं का केंद्र होने के बावजूद गैरसैंण अभी तक पूर्णकालिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित नहीं हो पाया है और सरकारों का वहां जाना केवल औपचारिक सत्र तक ही सीमित रहा है। अब आपको बताते हैं कि गैरसैंण में कब यहां सत्र हुआ और कितने दिन तक विधानसभा का सत्र चला। साल 2014 की बात करें तो गैरसैंण में 3 दिनों का सत्र हुआ। 2015 में 2 दिन का सत्र चला, 2016 में 2 दिन, 2017 में 2 दिन का सत्र, 2018 में 6 दिन का सत्र, 2019 में गैरसैंण में सत्र हुआ ही नहीं, 2020 में गैरसैंण में 5 दिनों तक सत्र चला, 2021 की बात करें तो 6 दिन का सत्र हुआ। साल 2022 की बात करें तो गैरसैंण में सत्र हुआ ही नहीं। साल 2023 में गैरसैंण में 4 दिनों तक सत्र चला, 2024 में गैरसैंण में 3 दिन का सत्र हुआ और साल 2025 में गैरसैंण में 2 दिन का सत्र चला। और अब देखना होगा कि इस बार 5 दिनों तक गैरसैंण में चलने वाला सत्र कितना खास होता है। क्या विपक्ष संतुष्ट होता है या फिर हर बार की तरह इस बार भी हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा विधानसभा सत्र? उत्तराखंड के शहरों को रोशन रखने वाली स्ट्रीट लाइट्स तो जल रही है, लेकिन इसका बिल नहीं भरा जा रहा है। वजह है नगर निगम और निकाय के बीच की लड़ाई। यूपीसीएल ने अब करोड़ों की वसूली के लिए सख्त तेवर अख्तियार किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के शहरों और कस्बों में स्ट्रीट लाइट के नाम पर बिजली का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन उसका भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा। अब तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की स्ट्रीट लाइट का कुल बकाया 80 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यूपीसीएल का कहना है कि ये रकम केवल स्ट्रीट लाइट कनेक्शन की है और इसमें सबसे ज्यादा बकाया शहरी निकायों और नगर निगम पर है। बिजली निगम अब शहरी विकास विभाग के साथ मिलकर वसूली की तैयारी में है और बकायेदार निकायों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। हरिद्वार नगर निगम 23 करोड़ 25 लाख रुपए, रुद्रपुर नगर निगम 11 करोड़ 21 लाख, सितारगंज नगर निकाय 6 करोड़ से अधिक, रुड़की नगर निगम 6 करोड़ 12 लाख, अल्मोड़ा निकाय 4 करोड़ 57 लाख, नैनीताल नगर निकाय 3 करोड़ 98 लाख, देहरादून नगर निगम 3 करोड़ से अधिक। कि स्ट्रीट लाइट जो है उसमें हमारा करीब 80 करोड़ के आसपास पैसा बचा हुआ है। बिल सत्यापित करके संबंधित नगरपालिका और नगर निगम को दे चुके हैं। उनका भी आश्वासन दिया है कि मार्च में हम इसे दे देंगे, लेकिन लगातार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। आपके माध्यम से भी मैं सभी नगरपालिका नगर निगम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना बिजली का बिल यथासमय जमा कर दें। और क्योंकि ये हमारा एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग बिजली खरीदते हैं तभी आप लोगों को बिजली दे पाएंगे। तो लिहाजा मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है स्ट्रीट लाइट से और गवर्नमेंट के ऑफिस वालों से, कृपया आप समय पर बिजली का बिल जमा कर दें, ताकि हम सही समय पर किसी प्रकार की आपकी बिजली की रोस्टिंग नहीं करनी पड़े। हम
लोग बिजली समय पर खरीद के आपको बिजली दे सकें। इस पूरे मामले ने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकारी बिजली निगम, दूसरी तरफ सरकारी निकाय और दोनों के बीच करोड़ों का बकाया। वहीं नगर निगम देहरादून का कहना है कि मामला संज्ञान में आते ही कार्रवाई की जाएगी। जो रूटीन में यूपीसीएल के बिल्स रहते हैं उनको समय समय पर नगर निगम के द्वारा भुगतान किया जाता है और वर्तमान में भी ये देखा जाएगा कि कितना बिल लंबित है और उसकी निश्चित रूप से शीघ्र प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एक विभाग दूसरे विभाग का पैसा दबाकर बैठा है। ऐसे में सवाल सिर्फ बकाये का नहीं बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का है। क्या यूपीसीएल की सख्ती से निकायों की नींद टूटेगी? क्या जनता के टैक्स से जलने वाली लाइटों का हिसाब साफ होगा या फिर फाइलों में घूमते नोटिस और बैठकों में दिए गए आश्वासन ही इस अंधेरे को ढकते रहेंगे? नैनीताल जिले में पर्यटन विभाग ने 31 होम स्टे का पंजीकरण निरस्त किया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के मुताबिक नैनीताल, रामनगर, रामगढ़, मुक्तेश्वर और भीमताल के होम स्टे के दस्तावेज अधूरे पाए जाने के चलते ये कार्रवाई की गई है। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना पंजीकरण संचालित होम स्टे को सील कर दिया जाएगा। जनपद में पर्यटक नगरी होने के नाते जो हमारे रिजॉर्ट, होटल संचालक हैं, उसमें बार बार ये बात सामने आ रही है कि होम स्टे में कुछ स्थानों पर उसे होटल की तरह संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर पार्किंग के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं है। तो अभी पहले चरण में 30 होम स्टे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनके पंजीकरण रद्द किए गए हैं। अन्य जगह भी जहाँ पर ये उल्लंघन हो रहा है या जो अपंजीकृत होम स्टे हैं या जो होटल की तरह संचालित हो रहे हैं या जहां पर पार्किंग की पर्याप्त सुविधा नहीं है, उनके खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। वहीं रुड़की पहुंचे जिलाधिकारी सविन बंसल ने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए राशन आपूर्ति करने वाले सेंट्रल गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान कई अनियमितता पाई गई। वहीं गोदाम में बाल मजदूरी देख जिलाधिकारी भड़क गए। उधर गोदाम में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली खाद्य सामग्री में ना तो मैन्युफैक्चरिंग और ना ही एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन की गई थी और ना ही खाद्य सामग्री के लिहाज से गोदाम का टेम्परेचर को मेंटेन रखा गया है। इन तमाम खामियों को देखते हुए डीएम ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। दिनेशपुर थाना में 17 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना से जहां एक तरफ परिवार में कोहराम मचा हुआ है तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि युवक की कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम पर एक युवती से दोस्ती हुई थी जो प्यार में बदल गई। परिजनों की माने तो हाल ही में युवती द्वारा रिश्ता तोड़ने और बातचीत बंद कर देने के बाद से युवक काफी मानसिक तनाव में था और इसी तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया है। घटना जो हुआ कि होली वाला दिन लड़की के घर में गए तो उससे बोला कि मेरा आईफोन दिलवा दे। वो किसी से छिनवा दिया आईफोन, तो वो आईफोन नहीं दिया तो उसके भैया का फ़ोन जो छीन लाया। फिर वो लड़की ने बोला मैं पुलिस केस करूँगी अगर फ़ोन नहीं दिया तो फिर मैं फ़ोन देने गई हूँ। तब तक उस लड़की ने मेरे लड़का को फ़ोन करके बोला तेरे से मैं प्यार नहीं करता हूँ, तेरे जैसा कितना मिल जाएगा, ऐसा बोला। तभी मैं घर से चले गई, तभी इसने हाथ से जय कर लिया। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखता में होली के दौरान दुकान खोलने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया। इस दौरान बचाव करने एक युवक घायल हो गया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर दुकान है हमारे कारोडो में, भाई की दुकान है सर। वहाँ 4 बंदे आए, वहाँ हम बगल में घर में गए थे, वहाँ आए गाने लगे वहाँ दुकान में। तो इसी बीच में हम चले गए वहाँ, उसमें हाथापाई होती मेरे इधर मार दी। तो बगल में हमारे जमाई भी थे, जमाई उंगली काट दी। तो मैं गया रिपोर्ट करके दिया, पहुँचे रहे कितने ज़्यादा 4 आदमी सर पुरानी भी थी उनके। एक जानने वाला क्या नाम है उसका, अब्दुल भाई का बार केस वाला सर, उसमें हम पीछे थे, वो सब रहा था तो चक्कर से भी लग रहा मुझे, यही ऐसे लग रहा मुझे सर। उधर देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के रिस्पना नगर में दहेज के लालची पति ने अपनी नवविवाहिता पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतका के भाई की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया है।
देखिए, कल सलमान आसिफ जो कि रुद्रप्रयाग से रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर थाने नेहरू कॉलोनी पर दी गई। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके सिस्टर है श्रीमती कहकशा आलम, जिनकी कि 19 नवंबर 2025 को शहबाज आलम, जो कि यहाँ नेहरू कॉलोनी रिस्पना कॉलोनी के रहने वाले थे, नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के, उनसे शादी हुई थी और उनके द्वारा जो है उनको इंद्रेश अस्पताल में 3 तारीख की रात्रि को इंद्रेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। इस तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा इसमें, क्योंकि शादी को 7 वर्ष से कम का समय हुआ था, तो इसमें जो डाउरी डेथ है हमारा धारा 82 BNS के तहत इसमें FIR पंजीकृत किया गया है। उसमें उनके पति को और उनके जो सास ससुर हैं और देवर वगैरह हैं उनको नामजद किया गया है। पुलिस ने उनके जो हस्बैंड है शहबाज आलम, उनको हिरासत में ले लिया और उनसे इस संबंध में जानकारी की जा रही है। वहीं देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से 3 दुकानें जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली, पटेल नगर और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकानों में फंसे 2 लोगों को भी फायर ब्रिगेड की टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। वहीं नैनीताल में होली के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम साफ और सुहानी धूप के बीच पर्यटक लगातार नैनी झील का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि स्थानीय बाजारों में भी चहलकदमी है। वहीं कैची धाम में भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी। उत्तराखंड की GSDP में आया 1.5 गुना का उछाल, प्रति व्यक्ति आय में भी हुआ इजाफा। 9 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में पहली बार टूटेगी परंपरा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पेश होगा बजट। विपक्ष उठा रहा सवाल, मुद्दों से भाग रही सरकार। उत्तराखंड के शहरों में स्ट्रीट लाइटों का 80 करोड़ का बिजली बिल बकाया। वसूली के लिए UPCL ने दिखाए सख्त तेवर, बकायेदार निकायों को भेजे जा रहे नोटिस। और नैनीताल जिले में पर्यटन विभाग ने किया 31 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त। दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर हुई कार्रवाई। बिना रजिस्ट्रेशन के सील होंगे होमस्टे।